आज सभी साथी भानु प्रताप एडवोकेट जी का जहां आने पर इनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, डॉक्टर अम्बेडकर मिशन, CPI, ये जथेबंदियाँ, भीम आर्मी, भारतीय किसान यूनियन, सभी लोग हम जो भानु प्रताप जी मिशन लेकर चले हैं कि EVM हटाओ, देश बचाओ, EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। EVM एक ऐसा दीमक है जो लोकतंत्र के पेड़ को लग गया है, वो इसको रहने नहीं देगा। इसीलिए हम उनके विचार सुनने के लिए कि वो क्या इस देश में EVM के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, देश के संविधान के प्रति अपने विचार रखेंगे। मैं उनको बेनती करूंगा कि वो अपने विचार जो हैं वो आप हमारे जो लोग, किसान, संयुक्त मोर्चा और सभी लोग जो इस देश में संविधान का राज चाहते हैं वो उनको सुनना चाहते हैं। हम बेनती करेंगे कि वो अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वाहेगुरु जी दा खालसा, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज यहाँ पठानकोट में गुरुद्वारा बर्थ साहिब के सामने में हम सब लोग इकट्ठा हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, भीम आर्मी के साथी हैं, जो हमारी भारतीय किसान यूनियन के अन्य संगठन के साथी हैं, अम्बेडकर मिशन के साथी हैं, और पठानकोट के मेरे जितने भी मेरे नौजवान साथी, बच्चे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे पास शब्द नहीं है कि दिल्ली से इतनी दूर आके और मैं जो जज्बा, जो जोश आपके बीच में देख रहा हूं, इस EVM को हटाने की लड़ाई के लिए मेरा सर वाकई आपके जज्बे के सामने झुकता है, आपको नमन करता है। साथ ही EVM को हटाने की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये किसी एक जाति या किसी एक धर्म की लड़ाई नहीं। ये इस देश के 140 करोड़ जो नागरिक हैं और लगभग 100 करोड़ जो इस देश के मतदाता हैं, ये उनके हक की लड़ाई है, ये उनके अधिकार की लड़ाई है। और हकीकत में हमारे जितने भी अधिकार संविधान में दिए गए हैं वो तभी सुरक्षित रहेंगे जब हमारा वोट का अधिकार सुरक्षित रहेगा। और मुझे अब तो कहने की जरूरत नहीं है, आप सबकी आंखों के सामने आप सब जानते हैं हमारी इस वोट को किस तरह से लूटा जा रहा है, चुराया जा रहा है। तो ये जो हमारा अधिकार है, मत का अधिकार, मताधिकार, वोट का अधिकार, ये हमारे बाकी जो तमाम अधिकार हैं, ये उनकी जननी है, माँ है उनकी। ये अगर सुरक्षित रहेगा तो हम जिसको चाहेंगे वो सरकार बनाने में समर्थ हो पाएगा। शायद हमें कुछ अच्छी सरकार मिल पाए, अच्छे लोग मिल पाए, अच्छे लोग जीत पाए और वो संविधान के अनुसार काम करें और हमारा संविधान बच पाए और हमारा लोकतंत्र बच पाए, इस देश के लोगों को उनका हक और अधिकार मिल पाए। बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि देश में किसी भी तरह के संसाधन की कोई कमी नहीं, हर चीज यहाँ पर है, बावजूद उसके देश में इतनी बड़ी भुखमरी, इतनी भयानक गरीबी है। सरकार कह रही है कि जो पहले 2014 में गरीब थे अब उसके आधे रह गए, वो 11 करोड़ गरीब बता रही है। लेकिन उसी सरकार के आंकड़े हैं कि जो गरीबी रेखा का आंकड़ा है वो बढ़ के 41 करोड़ पहुंच गया। वही सरकार है जो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है। तो फिर कैसे गरीब कम हो गए? अगर गरीब कम हो गए तो आप क्यों दे रहे हो ये सारे जो आप 5 किलो अनाज दे रहे हो? स्वाभाविक सरकार झूठ बोल रही है। बेरोजगारी का आंकड़ा इतना बड़ा है कि देश में जितने जो युवा हैं हमारे, जो ग्रेजुएट हैं, उनमें से आधे बच्चों को नौकरी ही नहीं मिलती है, कोई रोजगार ही नहीं मिलता है। और काम करने लायक जो आबादी है देश की, उसमें से 60% के पास में कोई काम नहीं। ये सरकारी आंकड़े हैं। तो अगर देश की स्थिति अच्छी है, विकास हो रहा, तो ये क्यों हो रहा है?
और वही सरकार इस विकास के नाम पर ढकोसला करके हम सबको झांसे में रख के ईवीएम को बरकरार रखना चाहते हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि ये सरकार वो सरकार है जिसने 2014 से पहले ईवीएम का सबसे ज्यादा विरोध किया। इस सरकार के जो सबसे बड़े नेता बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने इसका ईवीएम का विरोध किया। उनके एक नेता है जीवीएल नरसिम्हा, एमपी हैं, उन्होंने 246 पेज की एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, यानी पूरी दुनिया भर के उदाहरण दिए कि ईवीएम जहां जहां थी उन्होंने हटा दी गई क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं हो। लेकिन वही सरकार आज ईवीएम को बरकरार रखना चाहती है। जब हम आंकड़े देखते हैं, सो मध्य प्रदेश की जब चुनाव के आंकड़े आते हैं अभी 2 महीने पहले, सो पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी 230 में से 199 सीट पे आ गए, 3/4 से भी ज्यादा बहुमत। और जब ईवीएम के आंकड़े निकल के आते, रिजल्ट आता है, तो बिल्कुल उलट हो जाता है। बीजेपी 166 सीटें लेकर जीत जाती है, कांग्रेस 63 पे अटक जाती है। और ये यही नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में 2022 के जो चुनाव हुए विधानसभा के, 403 जो कुल विधानसभा सीटें थी, पोस्टल बैलेट के नतीजे जब आ रहे थे तो समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आ गई थी, 3/4 से ज्यादा। और जब ईवीएम के आंकड़े आए तो समाजवादी पार्टी 121 पर सिमट गई और बीजेपी 225 सीट लेके जो सरकार बना लेती। कैसे हो जाता है? जो कैंडिडेट, अभी 2 उदाहरण बड़े जबरदस्त आए इसी चुनाव में, जो 5 राज्यों के चुनाव है, एक राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में, जो 2 कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेटों के वोट अपने बूथ में 0 निकले। माना उसकी पत्नी नहीं देगी, उसका भाई नहीं देगा, पिता नहीं देगा, मान लेते एक पल को, पर जो आदमी खड़ा हुआ वो तो अपने लिए वोट देगा नहीं देगा, उसके अपने बूथ में अपनी वोट 0 है। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? 2019 के जो चुनाव हुए, 373 लोकसभा सीटों पर, ये आंकड़े हैं बाकायदा, 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेके 18,000 वोटें कम या ज्यादा थी। अगर ईवीएम सही है तो जितनी वोटें पड़ी उतनी दिखानी चाहिए थी ना, कम या ज्यादा कैसे आ रही हैं? और द क्विंट ने जब ये सवाल पूछा, एप्लीकेशन लगा के 4 बार एप्लीकेशन दी, उसको जवाब देने के बजाय वेबसाइट से आंकड़े ही हटा दिए इलेक्शन कमीशन ने। क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन? और हमने 6 जनवरी को जंतर मंतर पर बाकायदा प्रदर्शन करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि किस तरह से ईवीएम में उसमें गड़बड़ी होती है। जानते हैं उसके बाद नतीजा क्या है? ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन जगह जगह अब प्रदर्शन कर रहा। ऐसे पहले हुआ था कभी? नहीं हुआ ना। 2 पुराने पहलवान अखाड़े में उतारे हैं ईवीएम को बचाने के लिए, जो मिस्टर कुरैशी हैं, जो पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, और एक मिस्टर रावत, इन दोनों को निकाला है कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं। क्यों हम आपकी बात में विश्वास करें? हैं कौन आप? इलेक्शन कमीशन इस देश में जनता का नौकर है, इज अ पब्लिक सर्वेंट, नथिंग एल्स। और उसको संविधान में इसलिए पावर इतनी ज्यादा दी गई है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके और लोगों को बता सके कि जो काम मैं कर रहा हूं, आपका चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। वो पारदर्शिता की कोई बात नहीं करता, वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूं बात कर लो। कौन है भाई तू? कोई संत महाराज हो तुम्हारी बात पे विश्वास कर ले? हमें क्यों जरूरत है आपकी बात पे विश्वास करने की? आप दिखाओ कि ये बड़ा सामने, सब देख लो अपनी आंखों से। अनपढ़ से अनपढ़, अशिक्षित से अशिक्षित व्यक्ति इस बात को सुनिश्चित कर सके आंखों से देख के, फिजिकली, कि जो प्रक्रिया है पूरी तरह से साफ सुथरी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर जो मशीन इस्तेमाल हो रही है, जिस मशीन में बटन दबाते हैं उसमें वोट जाती नहीं, उसकी गिनती नहीं होती, उसका पता नहीं, और जिसकी गिनती होती है वो सब अंधेरे में। हमें नहीं पता कि हमारी वोट गई भी है, नहीं भी गई है तो कहां गई है, क्या स्थिति है, कुछ नहीं पता। और जिसमें पर्ची दिखाई जाती है वो पर्ची के दर्शन करा दिए जाते हैं 7 सेकंड में। आप सब लोग, सब समझदार लोग हैं, 7 सेकंड में, जबकि आपको पहले से नहीं बताया गया, क्या आप देख पाएंगे कि पर्ची किधर दिखेगी? वो काला सा शीशा होता है, उसमें 7 सेकंड में आदमी सोच नहीं पाता। 80% लोग देख नहीं सकते और वो पर्ची उसी में गिर जाती है, आपके हाथ में भी नहीं मिलती। क्या आपने देख ली तो भैया हाथ में लेके देख लें, हाँ बिल्कुल सही है, और फिर डिब्बे में ये भी कोई व्यवस्था नहीं। सब कुछ अंधेरे में है। अब ये अंधेरे में चलने नहीं देंगे। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पढ़े लिखे सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सारे प्रोफेसर, सारे डिग्री वाले लोग, PhD किए हुए लोग, कोई नहीं जानता। जब ये पढ़े लिखे नहीं जानते तो अनपढ़ क्या जानेगा?
जो अशिक्षित है वो क्या जानेगा कि ये सब तमाशा क्या है। और हम यही बात कह रहे हैं, मुझे आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, हाई कोर्ट के जज ने, किसी IAS IPS ऑफिसर ने नहीं ये कहा कि मैं जानता हूं कि ईवीएम मशीन की तकनीक क्या और कैसे काम करती है। ओपन सवाल पूछ रहा हूं सबसे। तो 99% से ज्यादा वोटर नहीं जानता कि जिस प्रक्रिया से चुनाव कराया जा रहा है वो कैसे काम करती है। और हम सारे के सारे सालों से अंधे की तरह वोट डालते चले आ रहे हैं, चुनाव होता चला जा रहा है, सरकार लूटती जा रही है। मैं तो इसलिए ओपन चैलेंज दे रहा हूं मोदी जी को कि मोदी जी, आप जो कहते हो आपकी विकास की यात्रा की वजह से बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। भाई जब आपको पसंद ही करते हैं तो आप ही को जिताएंगे ना। तो आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, होने दो आप, और आप खुल के सामने आओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर लोग चाहते तो आप ही को जिताएंगे। और मैं कहता हूं आप सबसे बढ़िया सीट चुनो जिस पे आपको लगता हो कि यहाँ कोई नहीं हरा सकता आपको। मैं आपके विरुद्ध चुनाव लड़ूंगा, उसमें लड़ो ना आप चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर बताओ आप जीत गए। लेकिन उन्हें मालूम है कि वो बेईमानी से जीत रहे हैं, इसलिए इस चुनाव के लिए विरोध कर रहे हैं लगातार। इलेक्शन कमीशन को उतार दिया है, दो पुराने इलेक्शन कमिश्नर को उतार दिया है मैदान में। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आप आज आपने यहाँ ये सारा जो नजारा मैं देख रहा हूं, जो अभी हमारी ट्रैक्टर रैली होने वाली है आज, संयुक्त किसान मोर्चा और सारे हमारे किसान संगठनों की, जिसमें मुझे आज आपने बुलाया है। और यहां मैं देख रहा हूं कि आप खुल के ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, इतने सारे संगठन साथी। मैं पक्के विश्वास के साथ कहता हूं इस बार 2024 का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर ले, गांव गांव में विरोध होगा। कोई भी ईवीएम गांव में घुस नहीं पाएगी, बूथ तक पहुंच नहीं पाएगी। इस बार का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा नहीं होगा। बोले सोनिहाल। बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईवीएम मशीन बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बैलेट पेपर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। 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 साथियों, बस एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कल जो हमारा दिन था, क्योंकि कल 25 जनवरी मतदान दिवस था, मतदाता दिवस, तो हमने ये कहा था कि पूरे देश में जहां भी अलग अलग जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। बहुत जगह पर ज्ञापन दिया गया है और आपको जानकर खुशी होगी कि उस ज्ञापन देने में बहुत बड़ी संख्या में जिले की अदालतों में काम करने वाले जो एडवोकेट हैं वो शामिल रहे। और कल जब मैं आया हूं तो पटियाला में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। रविंदर सिंह पटियाला साहब जो कीर्ति किसान यूनियन के हैं और संयुक्त किसान मोर्चा में, वो भी उसमें शामिल थे। और आदरणीय बूटा सिंह सादीपुर साहब, जिनकी अपनी भारतीय किसान यूनियन सादीपुर है, वो उसमें शामिल थे मीटिंग में। और कई किसान आगू उसमें शामिल थे। बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, वकील और किसान पूरे मिलके साथ में। और उसके बाद में शाम को 6:30 बजे मैं जालंधर पहुंचा। वहाँ बहुत ज़बरदस्त मीटिंग हुई है, उसमें कई संगठनों के लोग थे और बहुत बड़ी संख्या में एडवोकेट थे। और सबने बहुत अच्छी तरह से इस आंदोलन में पूरी तरह से साथ देने का वादा किया। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहने आया हूँ। मैंने उनसे कहा है कि हमारा प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चा के सामने रखें और इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है, किसी एक की लड़ाई नहीं। मेरी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई हो, मेरा साथ मत देना, पर जो सबकी लड़ाई है, आपकी भी है, आपकी भी है, आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी है, इस लड़ाई में सबको साथ देना पड़ेगा। जाति धर्म से अलग हट के देना पड़ेगा। देश बचेगा तो बाकी कुछ बचेगा ना, इसलिए इसमें साथ दें। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रस्ताव पास होना चाहिए बिल्कुल साफ कि ईवीएम हटाओ के आंदोलन में हम पूरी तरह से साथ हैं। और पंजाब में इस बार ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी तरफ से एक बार अगर यह घोषणा हुई, पूरा देश खड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि आप पंजाब जो है इस देश के सबसे अग्रणी राज्यों में है। और आप जो आंदोलन करते हैं, मैं तो 13 महीने आपके साथ में रहा हूं, मैं जानता हूं कि अगर आप नहीं होते तो किसान आंदोलन सफल नहीं होता। आप ही की ताकत है, हरियाणा के उन भाइयों की ताकत है, दोनों ने मिलकर जो काम किया। तो आपसे यही कहूंगा, जहां भी हो, जिस तरह से भी हो, संयुक्त किसान मोर्चा में मुझे पता लगी कि 28 तारीख को मीटिंग है, जो 13 तारीख को कूच करने की बात है उसके संबंध में मीटिंग है। सो उनके बीच में प्रस्ताव रख के मैं भी कोशिश करूंगा, अगर मुझे अनुमति मिली तो वहां जाऊं और मैं भी उनसे निवेदन करूं कि ये प्रस्ताव पास करें, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दें।
और ताकि ये लड़ाई मजबूत बन सके। मैं दिल से एक बार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूँ। आपने समय दिया, सम्मान दिया और हमारी बात के साथ में आप खड़े हैं, देश के साथ में हकीकत में आप लोग खड़े हैं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी बोले सो निहाल। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। साथियों, एक नारा लाना है, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ। ਪਰਮਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਵੰਡੀਆਂ ਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੀ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 31 ਤੱਕ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜਾ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 40 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਆ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ 2 ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਬਣੇ, ਸੂਏ ਖਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਾਤੇ। ਕੋਈ ਏਡੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਜਾਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਕੀਰ ਫੜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਧਰਨਾ ਵੱਜਦਾ। ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਥ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ। EVM ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਰ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ